लो भाई, चमत्कार हो गया। बैठे बिठाए पाकिस्तान की आबादी 83 करोड़ हो गई। कुर्बान जाऊं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के। वाह रे नंदू वाह। नंदू राज में हर सवाल उठाने वाला, हर सहाफी, हर मजलूम तालिब इल्म पाकिस्तानी करार। तो फिर हिंदुस्तानी कौन है? कॉकरोचों ने नंदू सरकार की करप्शन और नालायकी बेनकाब कर दी। तालीमी निजाम में कैसे कैसे घपले निकले। कॉकरोच जनता पार्टी का अगला हदफ क्या है? 3 इडियट्स का रैंचो कॉकरोचों के साथ मिल गया। क्या नंदू कॉकरोचों को दिल्ली में एहतजाज करने देगा? क्या वजीर तालीम इस्तीफा देगा? क्या कॉकरोच कामयाब हो पाएंगे? ग्लोबल सेट पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉकरोच जनता पार्टी। अच्छा हुजूर, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इस मौजू पर बात करने से कुछ गुरेजा था कि इन बेचारे बच्चों पर पहले ही पाकिस्तान का नाम लेकर इल्जामात लग रहे हैं। लेकिन क्या करूं, आई कैन रिलेट टू व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, इसलिए फैसला किया कि बात करनी चाहिए। दरअसल हकीकत यह है कि हम साउथ एशिया के रहने वाले, बल्कि किसी हद तक फार ईस्ट एशिया वाले भी, चीन वगैरह, हमारी सबकी मिडिल क्लास एक जैसी है। मैं तालिब इल्म भी रहा, उस्ताद भी और बाप भी हूं। मैंने देखा है कि कैसे वालिदैन अपनी जिंदगियां अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर देते हैं। उनका बस एक अरमान होता है कि हमारा बेटा या बेटी पढ़ लिख कर कामयाब हो, उसे ऐसी मुश्किल जिंदगी ना गुजारनी पड़े जैसी हमने गुजारी है। और इसके लिए वो अपने बच्चों की तालीम पर अपनी औकात से कहीं बढ़कर खर्च करते हैं। अपनी जिंदगी भर की पूंजी उनकी तालीम पर लुटा देते हैं। और मिडिल क्लास बच्चा हर रोज बस्ते में किताबों के साथ अपने मां बाप के अरमानों का, उनके ख्वाबों का बोझ भी उठाए फिरता है। रातों को जागता है, दिन रात मेहनत करता है, सोचता रहता है, परेशान होता रहता है कि क्या मैं अपने मां बाप की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और पूरी ये जो स्कूल की जिंदगी है यही सोचते हुए गुजरती है, खास तौर पर जब थोड़ी बड़ी क्लासों में आता है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं। और फिर वो फैसला कुन मोड़ आता है 12वीं का इम्तिहान। जब यह फैसला होता है कि उसके मां बाप की 12 साल की तपस्या, उनकी कुर्बानी और इसकी उम्र भर की मेहनत का क्या नतीजा निकलेगा। क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई सिविल अफसर, कोई वकील, कोई कंप्यूटर का माहिर, कोई ऐसा जालिम किस्म का कोई बिजनेसमैन कोई ऐसी चीज ढूंढ कर लाएगा दूर की कौड़ी कि वो मिडिल क्लास की ये जो लकीर है इसको उबूर कर पाएगा? या सारी जिंदगी अपने वालिदैन की तरह स्ट्रगल में गुजार देगा? और तसव्वुर कीजिए कि आप 12वीं का इम्तिहान दें या यूनिवर्सिटी दाखिले का इम्तिहान दें और आपको पता चले कि आपके नंबर तो बहुत ही कम आए हैं। आप रीचेकिंग के लिए दरखास्त दें तो पता चले कि ये तो आपका पेपर ही नहीं है। कहीं सर्वर क्रैश है, कहीं करप्शन है, कहीं डेटाबेस क्लाउड सबके लिए एक्सेसिबल है, जिसका दिल चाहे जब चाहे जिसके नंबर चाहे बदल ले। आपके लिए तो यह जिंदगी मौत का मसला है। आप अपने हक के लिए आवाज उठाएं तो आपको कहा जाए कि तू गद्दार है, आपको धमकाया जाए। हुजूर, यह कोई फर्जी कहानी नहीं है, यह सच है, हिंदुस्तान के बच्चों का सच। और यही वो सच है जिसने कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म दिया। तो हुजूर, आज कहानी कॉकरोच जनता पार्टी के अब तक के सफर और अगले बड़े मार्के की, नंदू सरकार की गिरती हुई साख की, उन इम्तिहानी घपलों की जिन्होंने हिंदुस्तान के 40 लाख से ज्यादा तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया, उस डिजिटल तूफान की जिसने नंदू सरकार के ईवानों की बुनियादों तक को हिला कर रख दिया। तो हुजूर, अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं।
हुजूर, कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म गुज़िश्ता माह हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने गुस्से में आकर एक एहतजाज करने वाले बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच और पैरासाइट कह दिया। यह वो चिंगारी थी जिसने नौजवानों में भरे महरूमी के बारूद को शोलों में बदल दिया। महाराष्ट्र के 30 साल नौजवान अभिजीत दिपके ने, जिसने हाल ही में बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है और अभी भी अमेरिका में ही है, उसने इस तज़हीक आमेज लेबल को नंदू सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने क्लॉड और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके 24 घंटे में कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी कर दी, जिसका इंतखाबी निशान एक मोबाइल फोन है जिसके अंदर कॉकरोच का खाका बना हुआ है। इस पार्टी के मुतालबात बड़े सीधे सीधे से हैं, जैसे तालीम और रोजगार के निज़ाम की दुरुस्ती, जजों के रिटायरमेंट के बाद सरकारी ओहदों पर पाबंदी, मीडिया हाउसेस जो हैं उसको ये अंबानी अडानी से लिया जाए, ये जितने ये अर्नब गोस्वामी टाइप के गोदी मीडिया के एंकर्स हैं इनके असासे सबको बताए जाएं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन उनका सबसे पहला मुतालबा ये है कि मौजूदा इम्तिहानी बहरान पर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का फौरी इस्तीफा। और इस मुतालबे को मनवाने के लिए ये तहरीक सोशल मीडिया के 2 करोड़ फॉलोअर्स से निकलकर अब 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रही है। तो हुजूर, पहले तो ये देख लेते हैं कि वो 4 बड़े इम्तिहानी बहरान कौन से हैं जिनकी वजह से ये पार्टी वजीर तालीम का इस्तीफा मांग रही है। वो 4 बड़े बहरान जिन्होंने निजाम को नंगा कर दिया। सबसे पहला है हुजूर सीबीएसई का 17 लाख तलबा का ओएसएम बहरान और मार्किंग फियास्को। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी तालीमी बोर्ड है जो मैट्रिक और इंटर यानी कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात लेता है। असल कहानी और गड़बड़ क्या हुई, इस बार सीबीएसई ने पेपर्स चेक करने के लिए एक नया डिजिटल तरीका मुतारिफ कराया, ओएसएम, ऑन स्क्रीन मार्किंग। इसमें पेपर्स को पहले स्कैन किया जाता है और स्कैन करके कंप्यूटर पर चेक किया जाता है। लेकिन जिस निजी कंपनी को इसका ठेका दिया गया, टेंडर दिया गया, उसके सॉफ्टवेयर में शदीद ग्लिचेस थे, खामियां थी। अब होना तो यह चाहिए था कि इससे शफाफियत आती, लेकिन जब मई के वस्त में रिजल्ट आया तो कयामत टूट पड़ी। पास होने का तनासुब गिर के 85.20% रह गया, जो कि पिछले 7 सालों की कम तरीन परसेंटेज थी। बच्चों ने जब अपनी इवैल्यूएटेड कॉपियां डाउनलोड की कि अच्छा जी क्या चेक किया आपने, दिखाएं हमें, उन्होंने जब डाउनलोड किया तो मालूम हुआ कि स्कैन्स इतने धुंधले थे कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। मगर एग्जामिनर्स ने फिर भी अंधाधुंध नंबर्स दिए हुए थे। कई जगह पर गलत नंबर दिए हुए थे, कई जगह पर नंबर ही नहीं दिए हुए थे, कई जगह से सफात गायब थे। और हद तो यह हो गई कि एक तालिब इल्म के उसके पोर्टल पर किसी दूसरे ही उम्मीदवार का पेपर शो हो रहा था, एक सफा उसका था, बाकी किसी और के थे। फिर जब बच्चों ने शोर मचाया तो पहले तो रीवैल्यूएशन पोर्टल ही क्रैश कर गया। इतनी रिक्वेस्ट आई रीवैल्यूएशन की कि पोर्टल ही क्रैश कर गया। फिर चेकिंग के लिए इन्होंने भारी फीस मांग ली कि लोग डर के खुद ही नहीं करेंगे, इतने पैसे कौन देगा। लेकिन फिर जब अवामी गुस्सा आया, उन्होंने लोगों ने एहतजाज किया बुरा भला का, तो फिर उसके बाद बोर्ड को फीस कम करनी पड़ी। अच्छा, इस घपले का असल ड्रॉप सीन तब हुआ जब एक 12वीं जमात का बच्चा सार्थिक सार्थिक ने अपनी मदद आपके तहत खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो ऑनलाइन इनके पोर्टल पर चीजें अवेलेबल थीं, उसने वहां पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ये जो सरकारी खरीदारी के दस्तावेजात होती हैं, उनको उसने खंगालना शुरू किया। और वो खंगालते हुए उसको कुछ ऐसे हकायक मिले कि फिर उसने जब वो बताया कि जनाब इसमें तो बहुत बड़ी धांधली हुई भी है, फिर इस बच्चे को इन्होंने पार्लियामेंट बुलाया और फिर इस बच्चे ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये साबित कर दिया कि हैदराबाद की कंपनी को एम्प्ट एजुटेक को फायदा पहुंचाने के लिए 2025 में टेंडर की शराइत को 3 बार बदला गया और इसमें से कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने वाली अहम तरीन शिक ही गायब कर दी गई। होगी कोई किसी नंदू के दुलारे की कंपनी जिसे नवाजा गया, उसके लिए रूल चेंज किए गए, वो पहले कहीं कोई ठेका इसको दिया होगा, काम नहीं किया होगा, ब्लैकलिस्ट होगी, तो कहा नहीं ठेका तो इसी को देना है। कोई भाजपा के किसी दुलारे की होगी, अमित शाह या किसी ऐसे की, तो रूल चेंज किया गया
रूल चेंज करके उसी को ठेका दे दिया गया। अब जो नाअहल और नालायक वो लोग होते हैं उनसे तो काम नहीं होते। ये सारी चेंजेस करके तो उसको ये ठेका दे दिया गया। ठेका दिया तो रिजल्ट सामने आ गया। लेकिन इस बच्चे ने खुद ही ये सारा देखकर, ये मैं इसलिए कहता हूं ये जेनजी को हल्का लेने का नहीं है। ये बच्चा आप देख लीजिए, 17 साल का बच्चा है, उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है और जाके फिर उसने पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया कि ये ऐसा है। और इस बच्चे ने जब फिर ये कच्चा चट्टा खोला तो पार्लियामेंट के मेंबरान जो हैं वो तो दंग रह गए कि जो काम ऑडिट टीमों को करना चाहिए था वो एक 17 साल बच्चे ने कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हुकूमत को सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को ओहदे से हटाना पड़ा। ये आईएएस अफसर हैं, इनकी तबादला कर दिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। आईवॉश का आईवॉश। अच्छा हुजूर, कहानी यहां ना खत्म नहीं होती। एक 19 साल एथिकल हैकर और सिक्योरिटी रिसर्चर है लड़का, उसका नाम है निसर्ग अधिकारी। उसने इस डिजिटल सिस्टम की, ये जो इन्होंने बनाया हुआ था, इसकी वो सिक्योरिटी खामियां बेनकाब की कि पोर्टल के प्रोडक्शन हाउसेस के पसीने छूट गए। निसर्ग ने साबित किया कि ये जो पोर्टल है इस पर कोई भी आईपी गेटिंग नहीं थी। आईपी गेटिंग यानी इसे किसी भी पब्लिक डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता था। फिर एक मास्टर पासवर्ड का फ्लॉ मौजूद था जिसके जरिए कोई भी रूट इसको एक्सेस करके नंबर बदल सकता था। फिर क्लाउड स्टोरेज जो है वो मुकम्मल तौर पर अनएन्क्रिप्टेड थी, जिसकी वजह से 2 करोड़ तलबा का डेटा और स्कैन शुदा पेपर्स ऑनलाइन एक्सपोज थे। उनके नंबर, उनका नाम, उनके वालिद का नाम, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस, उनके पर्चे, सब कुछ एक्सपोज था। और फिर जब निसर्ग ने फरवरी में बोर्ड को खबरदार किया कि जनाब ये देखिए इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको दुरुस्त कर लें, तो आगे से क्या रद्द-ए-अमल क्या था? वही रिवायती हथकंडे। उन्होंने यही रिवायती हथकंडे अपनाते हुए सीबीएसई ने साफ इनकार कर दिया। उसे कहा तुमने तो किसी फेक वेबसाइट्स को हैक करके तो हम पर झूठा इल्जाम लगाया, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो नंदू का गोदी मीडिया है, इसने तो इन बच्चों को कहा कि तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम तो मुल्क को बदनाम कर रहे हो, तुम तो एजेंट हो। लेकिन फिर जब सच्चाई सामने आई तो इन्हीं बच्चों से कोड पैच करने की भीख मांगते रहे। तीसरा बहुत बड़ा घपला यह हुआ जनाब कि नीट यूजी के 23 लाख तलबा के पेपर लीक हो गया। नीट यूजी क्या है ये भी आपको बता दूं, ये है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। ये इंडिया का वो मरकजी इम्तिहान है जो 12वीं जमात के बाद उन तालिब इल्मों को देना होता है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, यानी एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। हुआ कुछ यूं कि इस साल 3 मई 2026 को यह इम्तिहान पूरे इंडिया में होना था और हुआ। इसमें तकरीबन 23 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। लेकिन हुआ कुछ यूं कि इम्तिहान होने से पहले ही जो असल पेपर है और उसके जवाबात हैं वो गेस पेपर के नाम से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आउट हो चुका था। बच्चों ने पर्चा देखा तो उनके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा भाई ये तो पिछले 10 दिन से पूरे इंटरनेट पे घूम रहा था, ये पूरे का पूरा पर्चा हू बहू वैसे का वैसा पर्चा आ गया। बच्चों ने शोर मचाया और सबूत सामने आए तो 15 मई को खुद वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद मानना पड़ा कि जी वो एक ब्रेक इन चेन ऑफ कमांड हुआ है, यानी पेपर लीक हुआ है, इम्तिहान मनसूख कर दिया गया, केस सीबीआई को दे दिया गया और 21 जून को अब दोबारा टेस्ट होने जा रहा है। अब जरा सोचिए उन 23 लाख बच्चों और उनके वालिदैन के दिलों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने दिन रात एक करके इस टेस्ट की तैयारी की थी। और कुछ बच्चों ने दिल बर्दाश्ता होकर वो इंतहाई इकदाम उठा लिया कि बस वो गए। फिर बहरहाल, और ये वजह यह है हुजूर कि ये कोई मामूली इंतजामी खराबियां नहीं हैं। एक लोअर मिडिल क्लास बंदे के लिए यह जिंदगी और मौत का मसला है। और यह पहला वाकया नहीं है, इससे कबल भी तेलंगाना में एक ऐसा खौफनाक वाकया हो चुका है। वहां के भी स्टेट बोर्ड ने एक प्राइवेट वेंडर का नाकस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था। रिजल्ट आया तो हजारों बच्चे जो हैं उनके सिंगल डिजिट में नंबर थे या उनको एब्सेंट मार्क कर दिया गया था। और इससे पहले कि बोर्ड अपनी गलती मानता, सदमे और ज़हनी ट्रॉमा की वजह से 23 मासूम तलबा ने वो इंतहाई इक़दाम उठा लिया। अब आप सोचिए, आज हिंदुस्तान में तारीख खुद को दोहरा रही है। जो बच्चे जेईई यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड में टॉप रैंकिंग लेकर बैठे हुए हैं,
वो एडमिशन से महरूम हैं। क्यों? क्योंकि सीबीएसई के करप्ट सॉफ्टवेयर की वजह से उनके नंबर कम है। और हुकूमत ने बड़ा एहसान किया, हातिम ताई की कब्र पर लात मारी है कि 2 ब्यूरोक्रेट्स को उठाकर महकमा ज़राअत में ट्रांसफर कर दिया है। हुजूर, मिनिस्ट्री का हेड वही, पॉलिसी वही, प्राइवेट कंपनी को ठेके देने वाले वही लोग ऊपर बैठे हैं। ये ट्रांसफर सिर्फ एक आई वॉश है, एक शील्ड है, एक ढाल है, ताकि असल मुजरिमों को बचाया जा सके। और वो होंगे कोई नंदू के भाजपा के राज दुलारे, अखियों के तारे। तो हुजूर, ये सारे का सारा पस मंजर है, ये वो सारे का सारा जो इनसे एक ब्लंडर हुआ है, एक नहीं बल्कि ये सारे ब्लंडर्स हैं जो इनसे हुए हैं। ठीक है हुजूर। तो अब आते हैं इस तहरीक के अगले और सबसे अहम मरहले की तरफ। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑफिशियली अपना चीफ स्पोक्स पर्सन सौरभ दास को मुकर्रर कर दिया है। अच्छा, ये सौरभ वही बच्चा है जिसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये रिमार्क दिया था कि ये कॉकरोच है, क्योंकि ये जर्नलिस्ट है और ये इसने कुछ इस तरह की चीजें वीजें लिखी थी जो उसको बताया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो वो खार खा गया, गुस्से में आ गया और उसने कहा तुम तो कॉकरोच हो, पैरासाइट हो। सौरभ वही बच्चा है, ही इज ए जर्नलिस्ट, इसने ये लिखा था। अब इसी बच्चे को इन्होंने अपना ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन डिक्लेयर कर दिया है। और इस बच्चे ने, सौरभ ने, अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है। इसमें उसने ये बताया है कि जनाब 6 जून 2026 को उनका पूरा प्लान क्या होगा वो उसने सामने रख दिया है। अब प्लान ये है कि 6 जून की सुबह ठीक 8 बजे तहरीक के बानी अभिजीत दिपके अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। अच्छा, हिंदुस्तान के मशहूर जमाना एनवायरमेंटलिस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट सोनम वांगचुक, जिनसे इंस्पायर होकर राजू हिरानी ने 3 इडियट्स का किरदार रेंचो लिखा था, जिसे पर्दे पर आमिर खान ने निभाया था, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट पर इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे। सोनम वांगचुक इससे पहले लद्दाख के हुकूक के लिए महीनों भूख हड़ताल पर बैठे रहे और फिर उनने कैद भी काटी। अब वो इन बच्चों के साथ खड़े हैं। अच्छा हुजूर, एयरपोर्ट से ये लोग सीधे पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन जाएंगे और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने की इजाजत मांगेंगे और फिर जंतर मंतर पर एक पुरअमन लेकिन तगड़ा प्रोटेस्ट शुरू होगा। अच्छा, जंतर मंतर क्या है मैं आपको ये बता दूं। जंतर मंतर दिल्ली में वाक़ई एक 18वीं सदी की एक तारीखी ऑब्जर्वेटरी है जो पार्लियामेंट के बिल्कुल करीब होने की वजह से अब इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिशियल एहतजाज का गढ़ बन चुकी है। और मुल्क की तारीख बदलने वाले तमाम बड़े धरने और अवामी तहरीकें अब इसी जगह पर, इसी की सड़क पर मुनक्कद होती हैं। तो फिर ये जो मैंने आपको बताया, ये जो एहतजाज है, ये सारे के सारे लोग पुलिस स्टेशन से इजाजत लेकर जंतर मंतर चले जाएंगे। और इस एहतजाज का वाहिद और फौरी मुतालबा जो इस वक्त है वो सिर्फ ये है कि जो वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे और ये जो बेएहतसाबी, नॉन अकाउंटेबिलिटी का कल्चर है, इसको खत्म किया जाए। जहां हुकूमत मीडिया से बात करती है, ना अवाम को जवाब देती है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि नंदू सरकार और उसका वफादार गोदी मीडिया इस तहरीक को किस तरह डील कर रहा है, वो कैसे ये सब कुछ होने दे रहे हैं। तो हुजूर, उनका रिएक्शन क्या है? ये वही पुरानी प्लेबुक है जो नंदू सरकार और गोदी मीडिया चला रहा है। अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर्स रात को बैठकर बड़ी बड़ी वीडियोस बना रहे हैं कि अभिजीत दिपके को अमेरिका में बैठे बैठे फंडिंग कहां से आ रही है। बीजेपी के बड़े लीडर और यूनियन मिनिस्टर चिरंजीवी, उसने ऑफिशियली ट्वीट कर दिया कि इस तहरीक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और ये जॉर्ज सोरोस गैंग के कारिंदे हैं। अब इनका ये प्रोपेगेंडा इस हद तक गिर चुका है कि अभिजीत दिपके ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि जब ये लोग एक 17 साल बच्चे को, जो सिर्फ अपनी मार्कशीट दुरुस्त करने का मुतालबा कर रहा है, पाकिस्तानी कह सकते हैं, तो मैं क्या कहूं। वो बच्चा तो कभी अपने शहर से भी बाहर नहीं गया होगा, तुमने उसका लिंक भी पाकिस्तान से जोड़ दिया। अगर इस मुल्क में हर सवाल उठाने वाला सहाफी, हर अपोजिशन लीडर और अपनी डिग्री मांगने वाला हर बच्चा पाकिस्तानी है, तो फिर मुझे बताओ कि इस मुल्क में सच्चा हिंदुस्तानी कौन है। अभिजीत दिपके जब 6 जून को दिल्ली उतरेंगे तो कभी इम्कान है कि नंदू सरकार उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर ले। इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि वहां पर दंगे करवा दिए जाएं, हंगामे करवा दिए जाएं और उधर ही इस हबड़ तबड़ में उसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। और एक इंटरव्यू के दौरान जब मेजबान ने उससे पूछा कि क्या आपको डर नहीं लगता
उमर खालिद सालों से जेल में है, सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया, तो आपकी गिरफ्तारी से ये तहरीक खत्म नहीं हो जाएगी? तो अभिजीत का जवाब बड़ा शानदार था। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि ये तहरीक मेरे गिर्द घूमे। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो मैं चाहता हूं कि नौजवान सड़कों पर निकलें और तब तक एहतजाज करें जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता। उसने कहा, हम ट्विटर पर गालियां खाने के आदी हैं, लेकिन बच्चों को पाकिस्तानी कहना ये बहुत ही दिलबर्दाश्ता अमल है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा हुजूर, ये सारी कहानी आपको बता दी है, इस मंजरनामे का एक मुख्तसर सा तज्जिया भी आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। अच्छा हुजूर, अगरचे के कॉकरोच जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वो एक नॉन पॉलिटिकल यूथ मूवमेंट है, लेकिन बीजेपी जैसी राइट विंग फाशिस्ट इंतहा पसंद जमात इन बच्चों को कभी भी स्पेस नहीं देगी। उनमें इतना हौसला ही नहीं है, इतना जर्फ ही नहीं है। और ये जो नंदू की प्लेबुक है, उसका पहला और आखिरी उसूल यह है कि जो भी सर उठाए उसे ईडी और सीबीआई के जरिए कुचल दो। क्योंकि अगर अवाम सवाल करने लगे, उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिए, अगर नौजवानों ने अपने हुकूक मांगना शुरू कर दिए, तो ये पूरा का पूरा करप्ट निजाम ताश के पत्तों के घर की तरह बिखर जाएगा। वो इस मूवमेंट को नाकाम बनाने के लिए हर हद तक जाएगा, वो और भाजपा सरकार दोनों। हुजूर, दूसरी और सबसे अहम बात यह है जो सोचने वाली है कि एक ऐसी हुकूमत जो अपने ही मुल्क के 17 साल 14-15 साल मासूम बच्चों को हक मांगने पर पाकिस्तानी एजेंट करार दे देती है, उस हुकूमत के उन इल्जामात पर कोई कैसे यकीन कर सकता है जब कभी वो पुलवामा और कभी पहलगाम में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम लगाती है। हकीकत यह है कि नंदू और भाजपा सरकार अपने शहरियों के दिलों में पाकिस्तान का खौफ बिठाए रखने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करती है, ताकि खुद को मुहाफिज बनाकर पेश किया जा सके। और जब भी मुल्क का कोई अंदरूनी तबका, किसान या तलबा या कोई भी अपने हुकूक की मांगे करे, तो उन पर पाकिस्तानी एजेंट का लेबल लगाकर उन्हें कुचला जा सके। यह पूरा बयानिया एक सियासी ढोंग है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन और नाअहली को छुपाना और अपनी सियासी दुकान को चमकाए रखना है। खैर हुजूर, ये तो इनकी एक पुरानी रविश है, एक पुराना इनका वतीरा है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी कामयाब हो सकेगी? हुजूर, 6 जून 2026 का दिन दूर नहीं है, ये परसों है। कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर की तरफ मार्च करने के लिए तैयार है। देखना यह है कि क्या इंटरनेट वॉरियर्स, सोशल मीडिया के ये जंगजू इस फाशिस्ट निजाम की लाठीचार्ज, आंसू गैस और झूठे मुकदमात का सामना करने का हौसला रखते हैं या नहीं। क्योंकि नंदू सरकार इन्हें आसानी से जगह नहीं देगी। क्या ये कॉकरोच वाकई इस फैशिस्ट निजाम का मुकाबला कर पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये आसान नहीं होगा। देखिए हुजूर, गरीब की मौत और जिंदगी दोनों बहुत सस्ती होती है। जान की परवाह कोई ना भी करे, गरीब आदमी ना भी करे जान की परवाह, लेकिन उसे अपनी इज्जत वो बहुत प्यारी होती है। जहां उसे अपनी इज्जत जाती दिखाई दे तो वो पीछे हट जाता है। ये बच्चे कमसन हैं, टीनेजर्स हैं, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उनके लिए ये एक बहुत बड़ा और कड़ा इम्तिहान है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो खड़े रहें, क्योंकि जब तक आप कुर्बानियां ना दें, लड़े ना, आपको आपके हुकूक कोई नहीं देता। जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, इसके ये कॉकरोच, क्या इनमें वाकई इतना दमखम है, इतना हौसला है कि ये अपने हुकूक के लिए लड़ सकें, कुर्बानियां दे सकें, वो सब कुछ हासिल कर सकें जो इनके ख्वाब हैं? 6 जून को उसका पहला ट्रेलर हमें दिखाई दे देगा। लेट्स सी क्या होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।